अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे प्रोग्राम में दो बड़े सियासी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद रहनुमा तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान का सियासी, सफारती और अदालती महाज तीनों सिमत से बहुत गर्म है और सबसे पहले जो बड़ी सियासी महाज पर डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से सुलह का, अमन का झंडा बज़ाहिर बुलंद किया गया है और उन्होंने ये पेशकश की है कि तहरीक इंसाफ के बानी को अगर जेल में कोई मसाइब या मुश्किलात हैं तो वो हमसे बात करें। और उसी हवाले से आपको थोड़ी सी उनकी तकरीर की एक झलक दिखाते हैं और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। हुकूमत इनकी थी। जनाब स्पीकर, पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में वो तारीख़ में हमेशा स्याहबाब में याद रखे जाएंगे। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। और हैरान कुन तौर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस पेशकश का मनफी जवाब नहीं दिया। अगर इतना मस्बत नहीं तो मनफी भी नहीं था, बल्कि उन्होंने मशरूत तौर पे वज़ीर आज़म की पेशकश मंजूर कर ली। सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे, बात तब होगी। बानी पीटीआई तो बाहर आना ही है उन्होंने, कुछ लोगों के मुताबिक, क्योंकि उनके जो मुकदमात हैं वो अपने हतमी मराइल में पहुंच चुके हैं और तवक्को की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए में वो ज़रूर बाहर आएंगे। मगर बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन जो ये सैर शकर हो रही है, ये भी बेवजह नहीं है। आज ही के दिन अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में भी एक करारदाद मंजूर की गई है और तहकीकात के लिए मुतालबा किया गया है अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के अंदर अक्सरियती करारदाद के ज़रिए, और कहा गया है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हैं उनके मतलब जो इल्ज़ामात हैं कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है, उनकी तहकीकात की जाए। मुख्तसरन वो करारदाद का जो खुलासा है वो आपको पढ़ के बता देते हैं। इस करारदाद के मुताबिक ये अमरीकी ऐवान पाकिस्तान में अवाम को दबाने की कोशिशों, सियासी और समाजी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है, पाकिस्तान के सियासी और अदालती अमल पर असरअंदाज होने और उन्हें तबाह करने के अमल की भी मजम्मत करता है। फरवरी 2024 में पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा करता है। ये अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की करारदाद का भी आज ही के दिन आना और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अचानक ही मामलात बेहतरी की तरफ जाना, यह महज इत्तफाक नहीं हो सकता। गो कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी हल्का सा एक बयान और अपना रद्द अमल दिया है, जिसके मुताबिक मज़कूरा करारदाद का सियाको सबाक और टाइमिंग पाक अमरीका दो तरफ़ा मस्बत ताल्लुकात के बरखिलाफ़ हैं और पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर समझे बगैर ये करारदाद मंजूर की गई है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बाहमी एहतराम और एक दूसरे के मसाइल को समझते हुए तामीरी मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और इस तरह की करारदादें न तो तामीरी हैं और न ही ज़मीनी हक़ाइक़ से मेल खाती हैं।
तो जनाब डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अमेरिका की तरफ से कोई इशारा मिला है? अब हुकूमत की तरफ से पेशकश हो रही है, अपोजिशन की तरफ से जो है वो मंजूर किया जा रहा है और सिर्फ एक शर्त है कि रिहाई हो जाए। रिहाई तो शायद वैसे भी चंद दिनों में होनी थी। तो ये क्या प्रेशर PTI पे और हुकूमत पे अमेरिका की तरफ से कुछ प्रेशर है कि मामलात को अब सीधा करें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जितना मैं अपने आपको ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ समझता हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन अमेरिका में दो चीज़ें हैं एज अपोज टू पाकिस्तान। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका ताल्लुक ये कांग्रेस के साथ एज सच नहीं होता। ये अपनी जगह पे कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह पे है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो टोटली डिफरेंट है। ये कांग्रेसमैन हैं सारे, इन लोगों को 98.2% लोगों ने इसके हक में वोट दिया। अच्छा, अब ये जिस चीज़ के ऊपर उन लोगों ने अपने सवालात उठाए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शंस के लिहाज से करें तो पाकिस्तान में चाहे फाफन हो, चाहे कोई और जितने भी वो हुए हैं सर्वेज हुए हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो UK की जो अभी पिछले दिनों आई थी जिसपे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी एक ख़त लिख डाला था जो कि उनके अपने कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ था, वो भी कर ले। ये सारी चीज़ें वही एक ही चीज़ हैं, वही चीज़ें इन्होंने कही। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और उन्होंने कही हैं। एक उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के लिहाज से हैं, ठीक है, उसको भी कहा। अब आप ये देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूं। तो जो भी किए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिकी कांग्रेस की इस करारदाद को आप मुदाखलत समझते हैं या साजिश समझते हैं? देखिए, मेरे लिहाज से इसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर के उससे नहीं है। वो अमेरिकन उन लोगों ने सिंपल जो भी किया है, आपको यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज़ का उठाया था कि भाई इसमें ये गलत है। आपको UK वालों ने भी कहा, आपको दबे वो क्या लफ्ज़ में आपको चाइना भी कह गया कि यार इस चीज़ को ठीक करो। आपको हर चीज़ कह रहा है, आपके अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर, और आपके कितने बीच में ट्वीट्स हैं जो आप उनको वो बता रहे हैं, हर जगह पे यही हो रहा है कि ये जो 8 फरवरी के देखिए हमारे यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग जो होते हैं ना, हम एक रेजोल्यूशन पास कर रहे होते हैं, कभी किसी मुल्क के, कभी इजराइल के खिलाफ उनकी जो गलत जाहिरियत है या उसके लिहाज से कर रहे होते हैं। वो एक और होता है, ये ह्यूमन राइट्स होता है, ये हर जगह पे पार्लियामेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, हर जगह पे यही होता है। इसी तरह ही होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये फलानी जगह पे वहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है, वहाँ पे वो चीज़ गलत हुई है, वो हम लोग सब करते रहते हैं। ये वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने देखा है कि किस तरीके से हो रहा है। लेकिन देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें आप एक और चीज़ देखें। मैं मिसाल देता हूँ कि चूँकि वो डेमोक्रेटिक, उनके अपने एक नॉर्म्स हैं, वो चाहे वो बाज़ दफ़ा वो डेमोक्रेसी को डायरेक्टली सपोर्ट बाज़ दफ़ा नहीं भी कर रहे होते बाज़ जगहों पे, लेकिन उनके जो वैल्यूज़ होते हैं उसमें ये है। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे, ख़ासतौर पे पंजाब में या सिंध में जब कोई एक्टिविटी करने लगती है तो दफ़ा 144 लग जाता है। आपको पता है पिछले एक साल में 5777 लोग ऐसे थे जिसको 3 MPO के तहत पकड़ लिया। 3 MPO का मतलब ये है कि मैं कहूँ कि ये वली साहब जो है ना, ये यहाँ से निकल के कुछ करेंगे। अच्छा, आप इनको पहले से पकड़, बात आपकी सही है। ये मुझे एक बात बताएं, मुझे इस पेशकश को आप लोगों ने संजीदगी से लिया। देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछें, मैं वज़ीर आज़म साहब PMLN के मेन है ना, और उनकी गवर्नमेंट है। अच्छा, उसमें मैं देख लेता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, उसमें मैं देख लेता हूँ एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, उसमें मैं देख लेता हूँ कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, ठीक है। जब हम इन सब चीज़ों को सामने लगते हैं, मुझे पता है कि ये शहबाज शरीफ साहब बेचारे कुछ मतलब आई डोंट थिंक सो ही मीन्स इट, ठीक है। देखिए, मस्बत जवाब दिया, लेकिन उसका तरीका ये है कि फर्ज करें मेरे और आपके दरमियान में एक टसल है, ठीक है, और मैं चाहता हूं मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं अगर एक तरफ से आपको मार रहा हूं, दूसरी तरफ से बात करें, आप मुझसे बात करेंगे नहीं? चलो, वो तो कह दिया ना उन्होंने। अख्तियार वली साहब, आपके वज़ीर आज़म ने अचानक ही अमेरिकी करारदाद के आने के फौरन बाद ये कोई पैनिक मोड में नहीं चले गए वज़ीर आज़म साहब, और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, बातचीत की पेशकश कर दी, जाके हाथ मिलाया अपोजिशन के बेंचों पे जाके, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान से, PTI के लीडरों से, सब अपोजिशन के लोगों से। ये क्यों अमेरिकी वाने नुमाइंदगान की करारदाद का कुछ ज़्यादा असर तो नहीं ले लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने? थैंक यू वेरी मच मतुल्ला भाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि
हमारी ये हिस्ट्री है कि जिस दिन इनकी हुकूमत थी 2018 में, हमने इनके वज़ीर आज़म को भी, बावजूद इसके को उसको सिलेक्टेड का खिताब मिला था, लेकिन हमने उसको भी कहा कि आओ हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तुम्हारे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उसके बाद जब हमने इनको बात करने की या मुल्क को आगे चलाने की बात की तो ये कहते होते थे कि ये हमसे NRO मांग रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म आज पहली दफ़ा नहीं किया। आप देख लें तो मरियम नवाज शरीफ भी अपने ओथ टेकिंग के बाद सबसे पहले वो अपोजिशन बेंचेस पे गई थी। हमारी हिस्ट्री है, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल हार्मनी हो। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास नवाज शरीफ साहब गए थे, वो उनके फिर इमरान खान जब इलेक्शन हुआ 2013 का तो नवाज शरीफ उनके घर बनीगाला गए थे। हमारी ये हिस्ट्री है, लेकिन इनकी तरफ से जवाब जो आया वो इनकी हिस्ट्री है। वो जवाब आप कह रहे हैं ना कि वो तकरीरों की बयानात की हिस्ट्री तो है आपकी, लेकिन जो कर रहे हैं आप बकौल डॉक्टर माहिर साहब के, किसी के घर आप चले जाते हैं और वो आपसे उधर ही आप उनको बोलें कि किस तरह चलना है, वो कहें कि बनीगाला की सड़क कर दो ठीक, और उसी वक्त ठीक हो जाए, ये तकरीर की हद तक नहीं हुआ। अच्छा, फिर जब बात उसको रिस्पॉन्ड, जिस तरह मैं खुद उधर बैठा हुआ था, मैं लॉबी में था, तो जिस तरह फिर उमर अयूब ने उसको रिस्पॉन्ड किया अपोजिशन लीडर ने, मेरे ख्याल में आप कहते हैं कि वो मुस्बत अंदाज है, लेकिन मैं वहाँ पे बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं उसको देख रहा था कि उन्होंने उसको बांध दिया इसके साथ कि आप हमारे लीडर को छोड़ दें, आप हमारे 180 MNAs जो हैं वो हमें लाके इधर हाउस में बैठा दे, फिर आपसे बात होगी। ये वही बात हुई ना कि हमने कोई बात नहीं करी, बस कुछ ना कुछ तो होगा, लोग तो करनी नहीं है, अदालती फैसले आने वाले हैं, आ जाए ना। देखें मतीउल्लाह भाई, ये बात रिकॉर्ड पे ले आते हैं, सेंटर साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी कौम सुन रही है। अगर हुकूमत इसी तरह सब कुछ छोड़े कि ये इसको भी निकालो उसको भी निकालो, 9 मई क्या हुकूमत छोड़ सकती है? 9 मई ये काम हुकूमत का नहीं है। फिर आपने अदालती निज़ाम क्यों लगाया? तो आपने बनाया ना, वापस भी ले सकते हैं। फिर बताइए कि ये आपका जो अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, ये किस लिए? और ये जो लाखों कैदी हर जेल में, हर शहर में जेलों में पड़े हैं, तो फिर उनका भी गिला बनता है कि हमें भी छोड़ दो। बहुत होता है। मुझे ये जो अमरीकी ऐवान की जो करारदाद है कि पाकिस्तान के सियासी और अदालती अमल पे असरअंदाज होने, तबाह करने के अमल की, और फिर फरवरी में पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा करता है। ये तहकीकात कौन करेगा? 2018 में इसी अमेरिका की स्टेटमेंट आई थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको छापा था कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फिंगरप्रिंट्स फाउंड ऑन इलेक्शन 2018 इन पाकिस्तान थी ना? नहीं, वो फिर डिस्कस भी उसको बड़े अमेरिकी कांग्रेस की कोई करारदाद नहीं आई। अच्छा, अमेरिकी कांग्रेस की भी मैं बताता हूँ। 190 मिलियन पाउंड और जितने यहाँ से माल चोरी चकारी किया, उस पे जो फिर वहाँ पर इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, ये उसकी कारकर्दगी और उसका उसके कारनामा है। और ये बड़ी बात है, अमेरिकी कांग्रेस लॉबिंग फर्म के कहने पे करारदाद कर, लॉबिंग फर्म पाकिस्तानी पार्लियामेंट ऐसे नहीं कर सकती। मुझे बताइए कि लॉबिंग फर्म्स किस लिए हायर की गई हैं, इनको जरूरत क्या थी? लेकिन इनको चाहिए था कि ये लोगों को हायर करें, किसी तरीके से ब्राइब किया होगा और कोई माहौल अपने, लेकिन ये क्लियर है ये बात कि पाकिस्तान के इलेक्शन में चाहे अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो हमारे अंदरूनी मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकते। तो आप इसे मुदाखलत कह रहे हैं? अगर बिल्कुल या साजिश कह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये हमारे अंदरूनी घर के मामलात में अमरीकी मुदाखलत है। साजिश तो नहीं है कोई? साजिश की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुदाखलत है। मुदाखलत इस पे इत्तफाक कर लेते हैं। लेकिन ये भी बता दूं साथ ही साथ कि आज इनका जो एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा था वो ख़त्म हो गया। जो इमरान खान कहता था कि मैं अमरीका ये और अमरीका को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज अमरीकी गुलामी की जो इनकी हकीकत है वो भी खुलकर सामने आ गई। एब्सोल्यूट नॉट से एब्सोल्युटली नॉटी, एब्सोल्युटली यस तक आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अमेरिका और पीटीआई के बीच बढ़ती कुर्बतों के हवाले से भी बात करेंगे, छोटी सी वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है अचानक ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश और अचानक ही लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब की तरफ से
मुज़ाकरात की इस पेशकश पर मस्बत जवाब और सिर्फ इतनी सी शर्त के लीडरान को रिहा किया जाए, कारकुनों को रिहा किया जाए और फिर ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद का आज ही के दिन आना। लगता है कि तमाम पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के स्टेक होल्डर पैनिक मोड में चले गए हैं। जो एक दूसरे के दस्तों गरेबां थे अब एक दूसरे से मुसाफा करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो डॉक्टर हुमायूं, ये पीटीआई बंगड़े डाल रही है अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की इस करारदाद के ऊपर, तो किस किस्म की तहकीकात आप देख रहे हैं और आपके ख्याल में अमरीकी नुमाइंदगान किस तरीके से तहकीकात करेगा? क्या कोई कमेटी बनेगी, कोई वफद आएगा या पाकिस्तान करेगा, अमरीकी हुकूमत करेगी, कौन करेगा तहकीकात? उसूलन तो ये तहकीकात पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और ये याद रखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडिजिनस पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, पाकिस्तान को करनी चाहिए, पाकिस्तान को ही करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की उस किस्म की इस वक्त देखिए ना, हम लोगों की कितनी पटिशंस हैं जो हमने मेरे ख्याल में 19 फरवरी को डाल दी थी, उसके बाद डाल दी थी इसी लिहाज से कि जिस लिहाज से ये बल्ले का निशान है। अब तो बल्कि आप तो उधर ही होते हैं ना कि जब वो आप तो चीफ साहब के सामने आप बल्ले के वो केस की बात करें तो वो कहते हैं इस केस का तो जिक्र ही मत करो, आप भी उधर ही थे, ठीक है। अच्छा देखिए, मेरी बात से मैं एक बात बताता हूँ। आप कहते हैं कि जो बल्ले के निशान का फैसला है इसकी वजह से ये मुल्क में सारा बहरान हुआ और अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद उसी के गिर्द घूमती है, या वो है और या उसकी इंटरप्रिटेशन है, इन दो चीज़ों से है और कुछ नहीं। और इसी कोई चीफ जस्टिस साहब ने अपने ख़त में जो बरतानिया के उसको था इसी में उन्होंने डिफेंड किया था और तो कि और उसमें भी उन्होंने एक बयान तो रिकॉर्ड पे आ गया, इंक्वायरी तो शुरू हो गई। अच्छा, अब ये याद रखिए इंक्वायरी क्यों। आप मुझे बात बताइए, जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो कौन लोग आके यहाँ ऑब्जर्व करते हैं? क्या अमेरिका के लोग नहीं होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए? उन्होंने जाके नहीं बताया होगा कि क्या हुआ होगा, उन्होंने नहीं बताया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 61,000 वोटों से हार रहे थे, आखिर में जीत गए। वो तो 2018 में भी बहुत कुछ बताया गया। तो उन्होंने फिर अगर उन्होंने समझा कि बहुत कुछ है तो वो उस वक्त भी कर लेते, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, उस वक्त भी कर लेते। देखिए बात ये हो जाती है कि जब हम अच्छा अभी इख्तियार वली साहब बता रहे थे कि इनके जो पास्ट है वो हमेशा से इस लिहाज से है। मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने 8 या 9 प्राइम मिनिस्टर की सीटें हटाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1981। डायरेक्टली, चाहे वो उनके अपने ही प्राइम मिनिस्टर्स क्यों ना हो, उनसे सीनियर्स क्यों ना हो, उनको भी उन्होंने किया है। सो वो इस इंट्रीग में हमेशा से रहे हैं। तो खैर खान साहब भी फिर बाद में शामिल हो गए। एक मिनट है, खान साहब ने किसी 2014 का धरना देख लें। देखो धरना मुझे एक बात बताए, धरना देना क्या वो क्या गैर आईनी काम है? वो लंदन प्लान भी आ गया, बहुत सी मालूमात सामने आ गई। नहीं देखिए ना, क्या वो गैर आईनी काम है? हम धरना दे रहे थे ना, तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इन लोगों से आप राब्ते में नहीं थे। ये तो देखिए मुझे एक बात बताएं, लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में कौन शख्स है जो कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए एस्टैब्लिशमेंट वहां पे नहीं होती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा होती है। कब नहीं हुई? You have been very honest. ठीक है ना? नहीं, मैं सब आप बता रहा हूँ ना। देखिए दो चीजें हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी लीस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। इन्होंने हर जगह पे क्या, मेरे लिहाज से पॉलिटिशियंस हैं, बदनाम हैं, गलत काम भी किए हैं, लेकिन इन दो इदारों ने हमेशा पाकिस्तान को मेरी नजर में सबसे ज्यादा। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म की पेशकश है, अब इस पेशकश को जो उमर यूब साहब ने मशरूत तौर पे कबूल किया है, जो मशरूत तौर पे कबूल किया है पीटीआई ने, क्या इससे मुराद वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से मुज़ाकरात हैं या सिर्फ वज़ीर आज़म और हुकूमत से? मेरे लिहाज से आप अगर मुझसे पूछते ना, मैं उनसे बात तब करूं जब मुझे पता चले कि ये गुफ्तार की हद तक नहीं है, ये किरदार की हद। तो एस्टैब्लिशमेंट से करने चाहिए मुज़ाकरात। एक मिनट है ना, लेट्स फर्स्ट गो टू वन थिंग ना। अभी देखिए बकौल मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का तो वो है ही नहीं, वो तो एक कुर्सी के ऊपर उन्होंने, वो जैसे हम कुर्सी मरने के लिए मैं कागज नहीं रख देता हूँ तो उनको रखा हुआ है, ठीक है ना। तो
इनके तो कोई है नहीं। लेकिन अगर ये समझते हैं एज ए गवर्नमेंट, अगर ये समझते हैं तो गवर्नमेंट के बड़े इख्तियारात होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स के लिहाज से मैं हर दफा आपके प्रोग्राम में, बहुत प्रोग्राम में CRPC 4971 के तहत जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं या बीमार लोग हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया था। ये तो बड़ी फेयर बात है अख्तियार वाली साहब, ये तो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि औरतें हैं, बच्चे हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास इख्तियार तो बहुत होता है। 3 MPOs कोर्ट तो नहीं करता ना। रिहाई को मुज़ाकरात की शर्त के तौर पे क्यों डील किया जाए? वो तो बगैर किसी शर्त के उनको हैंडल करना चाहिए। सर मुझे ये बताइए, क्या मरियम नवाज एक खातून नहीं थी? उनके बच्चे नहीं थे? तो आप बदला ले रहे हैं? नहीं, बदला हम क्यों ले रहे? तो आप तो यही कह रहे हैं। तो ये फैसिलिटी ये नहीं दे सकते थे उनको? इन्होंने कोई इसकी चले इन्होंने नहीं दी। 3 MPO के तहत उनको किया अंदर। किस मुकदमे में आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया? अपने बाप के सामने उसको गिरफ्तार किया। वो तो पुराना मुकदमा था, हमारा तो नहीं। अच्छा, हमने चले आपने भी बनाने में कोई गिरफ्तारी तो आपने, हमने नहीं बनाया था, नैब ने की थी। एक होती है ना, एक नॉर्मल पॉलिटिकल केस होता है, और एक होता है कि आप मुल्क के रियासती इदारों पर हमला करें। अब जिनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस, GHQ, कर्नल शेर खान का, ये खुद मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये KP से इनका ताल्लुक है, सवाबी से आपका कौमी हीरो है कर्नल शेर खान। उसके मुजस्समे को उठा के जिस तरह ज़मीन पे पटक के मारा है, और वो बंदा ही इज़ अ डाई हार्ड वर्कर ऑफ PTI। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो कोई गैर बंदा, एक आम आदमी जनूनी है, उसके पीछे आप इतना बड़ा कॉल किसने दी? एक जो भी जनूनी कॉल किसने तो कोई साबित हुआ आज तक मुकदमा? तो क्यों नहीं केस चल रहे, क्यों नहीं फैसले हो रहे, क्यों साबित नहीं हो रहे? चल जाएगा, और अगर नहीं चलता है तो मतीला भाई हमें क्या प्रॉब्लम है? स्टेट है, अदालती निज़ाम है, जमानतें दे दे, और अदलिया से हमें क्या कोई शिकायत नहीं है। वो तो एक रात में 100 मुकदमों में जमानत देने की तारीख रखती है कि ले जाओ जी खान साहब हो जाएंगे, खान साहब को ले जाए, रेस्ट हाउस में रखे, गपे शपे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई मसाइब है, कोई तकलीफ है, 120 केसों तो हमसे बात करें, तो इसलिए उनको जेल में रखा हुआ है कि वो आपसे बात करें। नहीं, हमसे देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात तो आपको एक न एक दिन पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बैठ के करनी होगी। अगर आपने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से तो नहीं करनी चाहिए, तो ये तो इनकी तो कोशिश बेचारों, आप क्या कहते हैं? इनकी कोशिश तो एस्टैब्लिशमेंट से करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, इनकी कोशिश बेचारों की यही है, ये निक्के से नहीं, ये निक्के के अब्बा के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए PTI को। एस्टैब्लिशमेंट खुद इनसे बात नहीं करना चाहती। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना स्टांस भी दे दिया और अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दी कि अगर उन्होंने करना हुआ तो आपसे थोड़ी पूछे, अगर पूछे न पूछे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है, जाके पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सियासी और सफारती महाज पे जारी जंग का हवाला आपने देखा। वक्फे के बाद आपको अदालती महाज पे जो चंद नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट हसनात मलिक। वेलकम बैक। अदालती महाज पे भी घमसान की जंग जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मखसूस नशस्तों के हवाले से मुकदमे में फरीक बनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दरख्वास्त आज ही दायर की गई है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने नए एक रियाजी के फार्मूले के साथ अपनी मारूदात पेश कर दिए हैं, और गो कि उनको बतौर अटॉर्नी जनरल कोर्ट की इआनत करनी थी। कोर्ट के मुआवन मुकर्रर हुए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दी गई इजाफी नशस्तों का भरपूर दिफा किया है अपनी तहरीरी मारूजात में जो आज जमा कराई गई हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हसनात मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, PTI मैदान में आ गई है और वो बगैर बल्ले के मैदान में उतर गई है, लेकिन ये कानूनी तौर पे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपील सुन रही है, और पहले PTI तवील अरसा सोती रही है, हाई कोर्ट में भी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं आई, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पीछे ही। तो क्या ये एक तकनीकी या कानूनी मजबूरी थी PTI की कि वो सामने नहीं आ पा रहे थे, और अब क्यों आई है PTI, जबकि जैसा अतमन अल्लाह की तरफ से कुछ जजों की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि PTI जो है वो असल फरीक थी, तो इस वजह से आई। मेरा ख्याल है हुज्जत तमाम हुई है, क्योंकि जस्टिस काजी फैसा बार बार ये बात करते थे कि PTI तो हमारे सामने ही नहीं है। PTI का कोई बात करता था तो PTI तो हमारे सामने ही नहीं है, तो इस वजह से और PTI के बारे में बात भी नहीं करना। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सिविल जजेस तो नहीं है। 187 का इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस, एक आर्टिकल है इसमें कंप्लीट जस्टिस का,
ये किस चीज़ के लिए 187 का इख्तियार है? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इससे ज़्यादा जमहूरियत से ज़्यादा बड़ा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे बड़ी क्या चीज़ है? क्या वैसे 187 के अलावा जो है अगर अपील की स्टेज पे कोई नया फरीक आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इजाज़त नहीं दे सकती? ये इख्तियार तो है कि ठीक है आप एग्रीव्ड हैं, मुतासर हैं, वो हो जाता है। देखें ये जजेस पाबंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी अपनी जुरिडिक्शन को इतना आगे एक्सपेंड किया है, वो पाबंद नहीं थे कि पीटीआई पार्टी बने तो फिर भी उनको सुनने के बाद ही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो क्योंकि जैसे काजी फैसा बार बार बात कर रहे थे तो वो एक हुज्जत तमाम हुई है बज़ाहिर ये लग रहा है। और आप इंट्रो में उनके देखें तो उन्होंने ये बात लिखी है कि जी बार बार कहा जाता था कि पीटीआई नहीं है, तो पीटीआई तो अब आ गई है। पीटीआई ने अपने सारे फैक्ट्स भी जो है वो नरेट किए हैं कि क्या कुछ होता रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, खास तौर पे पहली बार हमने देखा है कि पीटीआई ने किसी अदालत में एक तहरीरी तौर पे ये बताया है कि बल्ले का निशान छीने जाने वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला, तो 13 जनवरी को उनके साथ क्या हुआ, तो जो उन्होंने टाइम लाइन दी है कि 4 बजे की पहले डेडलाइन थी, फिर रात 12 बजे तक उसमें तोसी की गई इंतखाबी निशान के सिंबल की एप्लीकेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट हो गया। तो इस अफरा तफरी के अंदर पीटीआई ने कभी सुन्नी ताज काउंसिल के टिकट अप्लाई कर रहे हैं, कभी पीटीआई नजरियाती के, ये पहली बार उन्होंने तफसीलात बताई। इसमें इनकी बात का वजन है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैसा इस केस को चला रहे थे, हफ्ते वाले दिन भी केस चला और रात को केस जो ही केस खत्म हुआ तो जो वो अलर्ट हो गए, सिंबल भी सबको जो आज़ाद हैं। तो जिस तरीके से हालात थे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन जस्टिस काजी फैसा जिस तरह इस मामले को देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि बज़ाहिर हालात बड़े नॉर्मल थे, ये खुद इनकी स्लैकनेस है, नालायकी है, जिसकी वजह से वे एक उनका स्टाइल भी है ना कि केस किसी जब इस किस्म का मामला हो, खिलाफ करना भी हो, तो फिर उस मुद्दई पे ही सारा मलबा डाल दो कि जी सारा थोड़ा मसला, आप अगर टाइम पे आ जाते, आप ये काम कर लेते, आप इलेक्शन करा लेते। तो बात यह है कि वो कहते हैं माजी में जी नहीं, तो अब क्या वजह है? यही तो पाकिस्तान की सियासत का मामला है कि क्या वजह है, कौन सी कुव्वत है जिससे नाराज होती है, तो टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट, चाहे नवाज शरीफ और जब वो चीजें हो। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो पीटीआई की दरख्वास्त है फरीक बनने की, इस दरख्वास्त पे फैसला ये फुल कोर्ट करेगी या चीफ जस्टिस करेंगे या कमेटी करेगी, 3 रुकनी कमेटी जजों की, कैसे होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बस अब दरख्वास्त जमा करा दी गई है, उनके वकील रोस्टम पे आएंगे जी कि हमने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है, अब देखते हैं कि उस पर क्या कहा जाता है। जो 13 जजेस बैठे हैं उनमें अगर अक्सरियत ने कह दिया कि सुनते हैं, तो इसके ऊपर कोई ऑर्डर आएगा? मेरा ख्याल है कि उस पे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। आपके ख्याल में सॉरी, आपके ख्याल में अक्सरियत जो जजेस की है वो चाहेगी पीटीआई को सुनना? मेरा ख्याल है नहीं इसमें ये, क्योंकि इसमें हम जो देख रहे हैं कि मेजॉरिटी उन जजेस की है जो समझते हैं कि ये जो रिजर्व सीटें माले गनीमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को, ये उनको नहीं मिलनी चाहिए, इनको भी नहीं मिलनी चाहिए और दरमियान कोई हल निकालना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं वो अक्सरियत में मुझे नहीं लग रहा, क्या पता आज का दिन के बाद कोई किसी का कोई, लेकिन ये बुनियादी बात तो ये है ना कि जस्टिस अतमन्ला, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस इवन जमाल खान मंदोखेल, वो ये कह रहे हैं कि असल फरीक तो पीटीआई है ना, और उसने बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा है, पार्टी का जो स्टेटस है वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं। 5 जजेस ने तो बगैर ये बात की है, कंप्लीट जस्टिस की बात की है 187 में, और कंप्लीट जस्टिस तो यही है कि पीटीआई को मिलनी चाहिए सीटें, उनका मैंडेट था। तो देखते हैं कि अब मेजॉरिटी किस में बनते हैं, क्योंकि इस मामले में भी बगैर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसा वो मुश्किल है कि इसमें अलाउ करें। अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक नया रियाजी का फार्मूला निकाला है, A-B डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू रिजर्व सीट, और उन्होंने कहा है कि ये जो तकसीम है मखसूस नशस्तों की, ये बेसिकली आज़ाद उम्मीदवारों को निकाल के तो जो सियासी जमातों की सीटें हैं उनके बीच में सारी रिजर्व सीटें बांट दी जाएंगी। यानी आज़ाद उम्मीदवार किसी खूह खाते में है ही नहीं, बल्कि खूह खाते में डाल दिया, उनको साइड पे कर दिया, क्योंकि अगर उन्होंने लाखों वोट भी लिए हैं, चाहे वो 200 भी हैं, तो उनको बिल्कुल साइड पे कर देंगे, सिर्फ उसमें पार्टी। देखिए बात यह है कि आजकल जैसे मुनीब ने एक बात की कि एक पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी थी, उसने हुकूमत बनाई थी,
और उसको आपने वाइप आउट किया है, उसको निकाल दिया है आपने प्रोसेस से ही, सिंबल छीन के 13 जनवरी का फैसला। इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ जो माजी में जजेस थे उन्होंने एक एक किसी सियासतदान को नायल किया, यहाँ सारी जमात को टेक्निकली नॉकआउट किया गया। ये तो 8 फरवरी में लोगों ने उसको जिंदा किया। तो अब ये है कि जो बात वो रियाजी की हैं वो बिल्कुल बातें टेक्निकली हाइपर टेक्निकल बातें हैं, उन पे अगर जाया जाए प्रोसीजर पे और टेक्निकलिटीज़ में और ग्राउंड रियलिटीज़ को ना देखा जाए तो फिर तो हुकूमत का केस स्ट्रांग है। और वैसे हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और उनके पास प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, और ज़्यादातर उनका यह है कि ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि सीटें दोनों साइड पे नहीं मिलेंगी, रिव्यू तैयार हो जाएगा, रिव्यू फाइल हो जाएगा। तो अभी जो है वो सरेंडर नहीं होगा। और क्योंकि उनको जो सबसे बड़ा एक है, देखें हर दफ़ा जब सरबराह होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, खासकर जुडिशरी में, उसको बड़े एडवांटेजेस होते हैं और वो हुकूमत को इस चीज़ का बड़ा मान है। अच्छा हसनात, एक सवाल, ये जो हम हालात देख रहे हैं मखसूस नशिस्तों का जो मुअम्मा है या मसला है, आप अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको नहीं लगता कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बार बार डिस्टर्ब हुए, करवाए गए, और फिर उनको कहा गया कि आप इलेक्शन सिंबल नहीं देंगे, तो ये जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात करने शुरू किए, क्या उस वक्त से इलेक्शन कमीशन को पता था कि बाद में मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी? देखिए ये तो फैसल वाडा, ये इलेक्शन कमीशन को पता था ना? उनको पता था नहीं, फैसल वाडा साहब को पता था, और वो बार बार कहते थे कि बल्ला नहीं मिलना। और जस्टिस काजी फैसा, कल वैसे जस्टिस काजी फैसा को पूछना चाहिए फैसल वाडा साहब को कि ये इतनी अच्छी प्रेडिक्शन आपने कैसे कर दी कि हम जो है बल्ला नहीं देंगे पीटीआई को। तो ये बल्ला नहीं देने से मतलब मखसूस नशिस्तें किसी को पता। अच्छा वो जस्टिस काजी फैसा कहते हैं जी कि बल्ला वाला मामला नहीं है, हमने तो सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर किए हैं, बल्ला नहीं। ये तो वही मामला है ना कि किसी को जज कहे जी मैंने तो सिर्फ सजाए मौत की सजा दी है, मैंने कोई फांसी फंदा तो नहीं लगाया ना, वो तो किसी और ने लगाया होगा। तो ये यहाँ भी यही बात हो रही है कि इंट्रा पार्टी, उसके कॉन्सिक्वेंस तो ज़ाहिर बात है यही थे। आप जैसे काजी फैसा कहते हैं कि हमने बल्ला तो नहीं छीना, हमने सिंबल की बात तो नहीं थी, हमने तो इंट्रा पार्टी की बात की। अच्छा हसनात, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो थे वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इसमें कोर्ट ने उनको अपने मुआवन के तौर पर बुलाया है। उन्होंने गैर जानिबदार राय देनी थी, मगर बज़ाहिर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलने वाली इजाफी सीटों की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने एक बात भी नहीं कही कि क्या पीटीआई जो है बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ी है या नहीं, उसके बारे में तो अटॉर्नी जनरल ने कुछ कहा ही नहीं। देखिए मदिउल्लाह जान साहब, कभी आपने कोई देखा है अटॉर्नी जनरल जिसने हुकूमत के खिलाफ कोई लाइन दी हो? एक दफ़ा 18वीं तरमीम में ख्वाजा हारिस थे, पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल, इन्होंने कहा था कि मैंने 18वीं तरमीम की मुखालफत करनी है, तो फिर उन्होंने शाहिद हामिद को नून लीग ने एंगेज किया था। बड़े कम होता है कि हुकूमत से खिलाफ अटॉर्नी जनरल, मुनीर मलिक ने शायद रिजाइन भी किया था, कोई मिसिंग पर्संस वाला मामला था उनका, ये उनकी ओपिनियन, लेकिन कम से कम इसके जब लीगल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट होता है बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल आने वाला जो हफ्ता है, वक्त है, उसमें सियासी, सफारती और अदालती महाज बहुत गर्म होंगे। आप देखना ही है कि चीफ जस्टिस जो है ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका की जो करारदाद है उसके ऊपर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बरतानी सफ़ीर को तो उन्होंने तहरीरी तौर पे जवाब दिया था अपने फैसलों के हवाले से।